दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। चलिए गीत सुना दिए, अब पढ़ाई करवा देते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं बउआ सौ प्रायिकता। एक वीडियो और प्रायिकता का कहानी खत्म। इससे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन के छात्र छात्राओं से पूछा जाता है बिहार बोर्ड के जरिए। तो आज के इस वीडियो से आपको 8 से 10 नंबर का काम होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और YouTube के इतिहास में ये पहला वीडियो होगा जिसमें प्रायिकता को इस ढंग से पेश किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझने की तो खैर गारंटी लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा भाषण ठीक नहीं होता है, डायरेक्ट फोकस करते हैं अपने काम पर। प्रायिकता अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। इसको फुल कंसेप्ट मिलेगा। ये क्लास 10th के लिए वीडियो है। श्रीकांत सर आपके सामने है, राइट। चलिए, तो सबसे पहला आपको टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ना है प्यारे बच्चों, प्रायिकता मैथ का जो ब्रांच है उसको सीखने के लिए, प्रोबेबिलिटी का स्टडी करने के लिए एक विद्यार्थी को कुछ टर्म्स, कुछ पदों की जानकारी होनी चाहिए। मैं एक एक करके उन सभी पदों को इजीली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका फर्स्ट टॉपिक है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बउआ सा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रायिकता को अगर पढ़ने चले हैं, सीखने चले हैं, प्रोबेबिलिटी स्टडी करने चले हैं, तो आपको जानना होगा व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा, एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो, पहला शर्त। दूसरा, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो। यानी कि एक परीक्षण, एक एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसको यादृच्छिक परीक्षण तब कहेंगे जब उसमें 2 कंडीशन लागू होता है प्यारे बच्चों। एक नहीं, 2 कंडीशन लागू होता है। पहला, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। अब एगो परिणाम होगा तो सब जान जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन एक से ज़्यादा संभावित परिणाम होगा तो कोई कैसे बता सकता है कि यही वाला परिणाम होगा? एकदम नहीं बता सकता है। तो एक से ज़्यादा परिणाम होना चाहिए, कम से कम 2 परिणाम हो, 2 से ज़्यादा 4 परिणाम हो, 10 परिणाम हो, 100 परिणाम हो, जितना परिणाम हो एक से ज़्यादा होना चाहिए। परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो। जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म न हो जाए तब तक औकात कहाँ किसी का जो बता दे कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अनुमान के आधार पर बता सकता है, लेकिन सच्चाई की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना, क्रिकेट जैसा खेल जो आज के डेट में बहुत मशहूर है, सभी लोग इससे इंटरेस्ट रखते हैं, हम भी रखते हैं, है ना। और भारत पाकिस्तान का मैच होता है तब तो बातें मत करिए। चलिए, तो क्रिकेट जैसा जो खेल होता है वो भी एक सिक्के को उछालने के साथ ही प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो वहाँ हेड भी गिर सकता है, वहाँ टेल भी गिर सकता है। तो
एक से अधिक संभावित परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने सिक्के को उछाला तो हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, मतलब चित भी गिर सकता है, पट भी गिर सकता है। तो एक से ज़्यादा संभावित परिणाम हुआ, कंडीशन एक सटिस्फाइड। नेक्स्ट, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो। सिक्का हवा में है, जब तक वह जमीन पर गिर कर स्थिर न हो जाए तब तक हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो परीक्षण होने से पहले हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। गेस सही भी हो सकता है और गेस गलत भी हो सकता है। तभी तो क्रिकेट में कभी कैप्टन जो होते हैं आपके, वो टॉस हार जाते हैं और कभी टॉस जीत जाते हैं। अगर परीक्षण से पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव होता तो कभी कोई कैप्टन टॉस हारता नहीं, ऑलवेज जीत ही जाता। तो अब उम्मीद करता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। ऐसन परीक्षण, ऐसन एक्सपेरिमेंट बउआ सा जिसमें 2 शर्त लागू होता है। पहिलका नंबर शर्त ई कि इसके एक से ज़्यादा संभावित परिणाम हो। जैसे पासे को फेंकना, लूडो के खेल में पासा होता है, डिब्बा में भर के ना ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं, तो पासा हो गया। तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। चलिए, तो एक से ज़्यादा संभावित परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन फेंकने से पहले हम नहीं बता सकते गारंटी के साथ कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 ही आएगा या 4 ही आएगा या 5 ही आएगा या 6 ही आएगा। हम नहीं बता सकते, बताना संभव ना हो। अंदाज से आप कुछ बोलो, कहीं वो सही हो जाए, ये अलग मैटर है, लेकिन इसकी गारंटी आपके पास नहीं है। तो ये होता है यादृच्छिक परीक्षण। नेक्स्ट, प्रतिदर्श समष्टि। नाउ वी हैव सेकंड टॉपिक, प्रतिदर्श समष्टि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का सारा खेल सैंपल स्पेस से ही होता है। तो इस टॉपिक को बड़ा बढ़िया से समझिएगा। अगर जब तक आपको मन में सैंपल स्पेस क्लियर नहीं होगा, आई मीन प्रतिदर्श समष्टि क्लियर नहीं होगा, तब तक फिर प्रायिकता का खेल आपको समझ में कहाँ आ जाएगा महाराज? एकदम हो नहीं सकता है। तो लीजिए, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का संग्रह या समुच्च प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे प्रायः एस से, देखिए सैंपल स्पेस एस से लिखाता है, तो इसको एस से सूचित करते हैं, है कि नहीं? जैसे एक पासे को फेंकने पर, जैसे एक पासा, लूडो का खेल वाला पासा को जब हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही में से कोई रिजल्ट आ सकता है। तो हम ने क्या कहा, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अतः उसको एक मिडिल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आप जगह पकड़ लीजिए। चलिए, क्या कहा फिर से? किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणाम का मतलब जितना रिजल्ट हो सकता है, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सभी शब्द का इस्तेमाल किया है। सभी का मतलब एक भी रिजल्ट छूटना नहीं चाहिए। जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण का मतलब एक्सपेरिमेंट, जैसे सिक्का को फेंकना एक परीक्षण है, पासा को फेंकना एक परीक्षण है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता को खींचना परीक्षण है। बहुत से एक्सपेरिमेंट है लाइफ में, इसके अलावा भी बहुत सा एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन ये मेनली एकदम हाईलाइटेड एग्जाम्पल आपको पेश करते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में है उपलब्ध। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का संग्रह या समुच्च प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे प्रायः एस से सूचित किया जाता है। जैसे एक पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 यही टोटल रिजल्ट होता है एक पासे को फेंकने में। आप सोचिए, अगर 2 पासा को फेंका जाए तो क्या होगा? अगर एक साथ 2 पासा को फेंका जाए तो क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6
दिमाग में करो फिक्स। अब 1,7 होगा, बताइए 1,7 होगा? अरे बोलो पगला, होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 का व्यवस्था पासा पर नहीं होता है। तो गियर बदल दो, गियर बदल दो, गियर बदल दो, 2,1, 2,2, 2,3 ऐसी करे चल जाओ 2,6 तक। अब फिर 2,7 मत बोलना, क्योंकि 7 का व्यवस्था नहीं है। गियर बदल दो, 3,1, 3,2, 3,3 ऐसी चल जाओ 3,6 तक। इस तरह से आप लिखोगे तो 6,6 तक पहुंचोगे। आप काउंट करके देखना 36 को रिजल्ट होगा। तो वो भी आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस। किस केस में? जब दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो 36 को परिणाम होगा, 36 रिजल्ट्स, राइट। आगे है घटना। चलिए ये कौन घटना है? कौन घटना हो? घटना को अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं। चलिए, तो प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच, देखिए प्रतिदर्श समष्टि को समुच मान लीजिए और उसका कुछ अवयव को उसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो वह उसका उप समुच होता है। तो प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच एक घटना को निरूपित करता है। इसे प्रायः ई से सूचित किया जाता है। अब ई से इसलिए सूचित किया जाता है अक्सर कि घटना का जो अंग्रेजी होता है वो होता है इवेंट। तो इवेंट ई से लिखाता है, तो ई फॉर इवेंट। इवेंट मीन्स घटना। जैसे एक पासे की फेंक में सम संख्या का प्राप्त होना एक इवेंट है। जैसे आपने एक पासे को फेंक दिया तो कुल रिजल्ट क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, मतलब ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब किसी ने कहा कि सम संख्या आएगा, आप फेंकोगे तो सम संख्या आएगा। I mean, वह कहना चाहता है कि 2, 4 या 6 में से ही कोई अंक आने वाला है, तभी तो वह सम संख्या होगा। अब फेंकने के बाद उसका घटना घटित हो भी सकता है और उसका घटना घटित नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। ये हो गया घटना आपका क्लियर। घटना को ई से सूचित करते हैं। अब हम लोग प्रायिकता की परिभाषा पढ़ाते हैं कि किसी घटना की हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम एकदम मेन फॉर्मूला पर आ गए हैं, जिस पर कि आपका क्वेश्चन बनेगा। लगभग सारा क्वेश्चन एक ही सूत्र पर बन जाएगा। तो प्रायिकता की परिभाषा, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। किसी घटना को ई से सूचित करते हैं, उसके घटित होने की जो प्रायिकता है उसको हम लोग पीई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है, पीई बराबर NE/NS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। हिंदी में बोलेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब घटना के भीतर कितने सदस्य हैं उसको बटा के ऊपर लिख दीजिए, और संभव परिणामों का कुल संख्या कितना है उसको बटा के नीचे लिख दीजिए, भाग दे दीजिए, और किसी घटना की क्या निकल गई? प्रायिकता। जैसे एक एग्जाम्पल पेश करते हैं, एक पासा को फेंकने पर छक्का आने की प्रायिकता क्या होगा? 6। लूडो के खेल में लोग 6 का इंतजार करते रहते हैं कि 6 आएगा तो गोटी निकलेगा, घूमेंगे चारों पट्टी, लाल पियर करेंगे, हरियर बुल्लू करेंगे, है ना। तो ये लूडो का खेल होता है। चलिए करते रहिए हरियर बुल्लू पियर, कोई बात नहीं है। तो जरा अब हम बात करते हैं प्रायिकता निकालने का। तो कहा कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब जरा हम देखते हैं, 6 एगो है, पासा पर 6 एगो है, लेकिन टोटल परिणाम का एगो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो। तो अब यहाँ कहा NE/NS, तो जब 6 की प्रायिकता निकालना है तो 6 की संख्या 1, तो बाटा के ऊपर 1 लिख देंगे। और नंबर ऑफ एस, संभव परिणामों की कुल संख्या, तो पासा फेंकने पर कुल परिणाम का एगो तो 6 गो। तो यानी कि एक पासे को फेंकने पर छक्का आने की प्रायिकता 1/6। दूसरा उदाहरण, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? चलिए, तो हेड कितना होता है सिक्का पर? एगो, हेड की संख्या 1, और टोटल रिजल्ट का एगो, तो हेड न तो टेल, तो 2 गो। तो अब हेड की प्रायिकता निकालना है तो हेड की संख्या 1, तो 1, आ टोटल रिजल्ट हेड चाहे टेल 2, तो 1/2। यानी एक सिक्के को उछालने पर
हेड आने की प्रायिकता 1/2। तो प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना, कि कितना चांस है इसका होने का और कितना चांस है नहीं होने का। तो ये प्रायिकता हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी भी घटना की प्रायिकता, प्यारे बच्चों, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। कोई आपको बेवकूफ बना सकता है कि किसी घटना की प्रायिकता 1.5 है, गलत। किसी घटना की प्रायिकता 4.3 है, गलत। किसी घटना की प्रायिकता माइनस में 1.5 है, गलत। यार माइनस में चल गया तो 0 से नीचा हो गया। 1.5 2.4 ये सब 1 से ज्यादा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का निकालिए, किसी भी घटना का निकालिए, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। जैसे इसको एक हम बेस्ट एग्जांपल से आपके सामने पेश करते हैं। मान लीजिए कोई टीचर आपको परीक्षा से पहले अपना गेस पेपर देता है। अब उनके गेस पेपर से मान लीजिए सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे, तो आप क्या बोलोगे? सर का गेस 100% काम किया है। सर का गेस 100% काम किया है। 100% का मतलब क्या? 100%। ये परसेंट हटेगा तो बटा में हम 100 लिखेंगे और 100 से 100 उड़ जाएगा एक बार में। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होता है वह 1 होता है। सबसे ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा तो वह 1 होगा। अच्छा, किसी दूसरे टीचर ने आपको गेस दिया और हालत खराब हो गया, समझ गए आप। एक भी क्वेश्चन उनके गेस से एग्जाम में टच नहीं हुआ तो आपको भी गुस्सा आएगा। गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्या करिएगा, क्या करिएगा, कोई उपाय नहीं है, टकराया तो नहीं। तो आप क्या कहिएगा कि 0%, एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया, 0%, मतलब 0/100 और 0/100 हो गया 0। तब मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होगा। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है महाराज, 10वां क्लास में ये प्रश्न बार बार आता है, किसी घटना की प्रायिकता कहां से कहां तक होती है? तो 0 से 1 तक। 0 हो सकता है, यस। 1 हो सकता है, यस। और न होगा तो दोनों के बीच में होगा। 0-1 के बीच में बहुत सा संख्या है, जैसे 0.5, 0.25, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, PE इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड PE इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब PE का जो मान है वह 0 से ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा, और दूसरी तरफ से PE का मान 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। तो कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी, प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होगी। 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब है असंभव घटना, इस पर ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है। तो असंभव घटना किसको कहेंगे? जिस घटना की प्रायिकता 0 हो जाए उसको असंभव घटना कहेंगे। कहेगा सर एगो एग्जाम्पल दीजिए तो एगो चकाचक एग्जाम्पल देते हैं। चकाचक एग्जाम्पल असंभव घटना किसको कहते हैं? पहले याद रखो, जिस घटना की प्रायिकता 0 हो उसको असंभव घटना कहते हैं, राइट। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। इसका एग्जाम्पल दीजिए सर। देते हैं, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। एक पासे को फेंकने पर 7 आ जाए। एक पासे को फेंकने पर, लूडो वाला पासा, एक लूडो वाला पासा को फेंकने पर 7 का प्राप्त होना। अब बताइए, व्यवस्था है 1 2 3 4 5 6 का, तो 7 कैसे आएगा महाराज? 7 तो कभी आएगा नहीं। तो 7 का आना क्या है? एक असंभव घटना। I mean, जो घटना घटित हो ही नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंभव घटना। तो याद रखिएगा, असंभव घटना को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, जिस घटना की प्रायिकता 0 हो उसको असंभव घटना कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? प्यारे बच्चों, 0 में टिक मार के 1 नंबर लेना, राइट, एकदम आ जाएगा परीक्षा में। निश्चित घटना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, SURE, इवेंट का स्पेलिंग लिखा हुआ है। निश्चित घटना, श्योर इवेंट। जिस घटना की प्रायिकता 1 हो उसको निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, बिल्कुल देंगे।
पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना, पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना एक निश्चित घटना है, क्योंकि 7 से छोटी संख्या तो आएबे करेगा यार। 6 आएगा तो 7 से छोटे है, 5 आएगा तो 7 से छोटे है, 4 आएगा तो 7 से छोटे है, 3 आएगा तो 7 से छोटे है, 2 आएगा तो 7 से छोटे है, 1 आएगा तो 7 से छोटे है, 0 नहीं आएगा, 0 का व्यवस्था नहीं रहता। चलिए, तो पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आना, ये क्या है? 7 से छोटी संख्या आना क्या है? क्या है? निश्चित घटना है, श्योर इवेंट है, होगा ही होगा, होके रहेगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। याद रखिएगा, पूरक घटना, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पूरक घटना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। प्रत्येक घटना ई के सापेक्ष एक अन्य घटना ई डैश होती है, ई डैश होती है, ई डैश होती है, जिसे घटना ई की पूरक घटना कहते हैं। अब प्रत्येक घटना बोला कि प्रत्येक घटना ई के सापेक्ष एक दूसरी घटना ई डैश होती है। नहीं समझे आप, इसको तो समझाना पड़ेगा। चलिए, ई के सापेक्ष ई डैश। अब लीजिए, अब मान लीजिए भारत पाकिस्तान मैच खेल रहा है, तो आप टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखता है भारत के जीत का प्रतिशत 80, पाकिस्तान के जीत का प्रतिशत 20। देखे होंगे आप, टीवी स्क्रीन पर देखे होंगे। 4 ओवर के बाद देखेंगे भारत का जीत का प्रतिशत 60, पाकिस्तान के जीत का प्रतिशत 40। अरे अभी तो कुछ और बता रहा था, अब तो कुछ और बता रहा है। तो ये जो जीत हार का प्रतिशत है वह हर ओवर चेंज होते रहता है। हर ओवर क्या, हर एक गेंद फेंकने के बाद चेंज होते रहता है महाराज। हर खिलाड़ी अपने टीम को जिताना चाहता है, अपने तरफ से अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। उसमें खैर तो एक की जीत होगी, एक की हार होगी, ये तो विधि का विधान है, लेकिन दोनों टीमें चाहेंगी कि हम जीत दर्ज करें। तो अब मान लीजिए इंडिया के जीतने का जो घटना है उसको हम ई मान लें। इंडिया के जीतने का जो घटना है उसको ई मान ले, तो ई डैश क्या है? इंडिया के हारने का घटना। मतलब ई के सापेक्ष एक दूसरी घटना ई डैश है, जो यूं समझिए कि ई डैश ई का उल्टा अर्थ रखता है। ई और ई डैश में यही रिलेशन है कि ई अगर कह रहा है कि भारत के जीतने की घटना, तो ई डैश कहेगा भारत के हारने की घटना। राइट। चलिए, अब फॉर्मूला याद रखिएगा, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। इसको हम प्रूफ करके बता देते हैं, बड़ा आसान प्रूफ है इसका। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। अब मान लीजिए इंडिया के जीतने का प्रतिशत बता रहा है 70%। इंडिया के जीतने का प्रतिशत कमेंटेटर लोग बताते रहता है, अनुमान लगाते रहता है कि हाँ अभी इंडिया के पक्ष में इतना गेम है और इतना उसके पक्ष में है। तो भारत के जीत का प्रतिशत अगर 70 है तो उसके हार का प्रतिशत कितना होगा? सोचिए, 30%। जहाँ जीवन है वहाँ मरण है। जिंदगी और मौत दोनों साथ में चलती है। जिंदा आदमी कभी भी मर सकता है। क्रिकेट खेल रहा है जो टीम, वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है। तो अगर जीतने का प्रतिशत है 70, तो उसके हारने का प्रतिशत भी तो 30% है। अब जरा दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। यहाँ फार्मूला में प्लस है, ये प्रतिशत हटेगा रे बउआ, तब बाटा में 100 न लिखाएगा, यहाँ बाटा में 100 न लिखाएगा। आ 100 का एलसीएम 100, आ 70 में 30 जोड़िएगा तो 100, आ 100 से 100 एक बार में कट गया। फार्मूला प्रूफ हो गया ना। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल 1 होता है। अब तनी ताश के बारे में चर्चा करते हैं। पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ताश होता है घर का नाश, ताश होता है घर का नाश। वो घर का नाश कर देता है, जी अपना दरवाज़ा पर बैठ के ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे करता है ना, उसका नाश हो जाता है कि नहीं। लेकिन आज के डेट में ये तो पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, हम ताश खेलने की बात नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे ताश खेलते खेलते जुआ भी खेलने लगते हैं। अभी दीपावली में है ना, देखबे करते होंगे इधर उधर, उस सब से एकदम बच जाइएगा, है ना। जुआ खेलने वाला मतलब सब कुछ नीलाम कर सकता है। तो याद रखिएगा,
आपको प्रायिकता पढ़ना है, उसमें ताश के पत्तों की जानकारी लेनी है। आपको ताश खेलना नहीं है, आपको जुआ खेलना नहीं है। एकदम ये चीज़ से बच जाइएगा, न तो सोचिएगा कि श्रीकांत सर तो हमको ताश के बारे में पढ़ा रहे थे, अब खेलने में क्या दिक्कत है। यार मर जाओ, हम तुमको ताश के पत्तों की जानकारी दे रहे हैं, हम खेलने का बात कभी नहीं करेंगे, ना हम खेलते हैं और ना खेलने का राय देंगे। आप सिर्फ उन पत्तों को पहचान लीजिए ताकि मैथ सॉल्व करने में आपको सहूलियत हो, क्योंकि ताश से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि ताश के पत्तों का नॉलेज थोड़ा सा हम आपको दे दें। तो जो भैया जी ताश खेलने वाले होते हैं वह 52 पत्तों के साथ ताश खेलना शुरू करते हैं। 52 पत्ते होते हैं जो 4 सेट्स में बटे होते हैं। ताश के 52 पत्ते जो होते हैं वो 4 सेट्स में विभक्त होता है, डिवाइड होता है। हुकुम 13 गो, चीरी 13 गो, ये दोनों ब्लैक डिपार्टमेंट में है। कौन डिपार्टमेंट में है? ब्लैक। काला डिपार्टमेंट में हुकुम और चीरी आता है। अच्छी बात है। कलर के हिसाब से 13 पत्ता हुकुम का, 13 पत्ता चीरी का, 13 पत्ता पान का, 13 पत्ता ईंट का। ये जो पान और ईंट वाला डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चों, वह आपका होगा रेड डिपार्टमेंट, लाल ग्रुप में आ गया। यानी कलर के हिसाब से, रंग के आधार पर 26 गो पत्ता ब्लैक और 26 गो पत्ता रेड। ब्लैक वाला में 13 गो हुकुम और 13 गो चीरी, या चिड़िया बोलता है खेलने वाला सब। और रेड वाला जो 26 गो पत्ता होता है उसमें पान 13 गो, ईंट 13 गो, ये हो गया आपका 13 चौका 52। सब में एक गो एक्का होगा। सब में मतलब कहाँ कहाँ? हुकुम का एक्का, चीरी का एक्का, पान का एक्का, ईंट का एक्का। तो कोई पूछेगा ताश के खेल में इक्का कै गो? तो 4 गो। ठीक है। हुकुम में भी एक बादशाह होगा, चीरी में भी एक बादशाह होगा, पान में भी एक बादशाह होगा, ईंट में भी एक बादशाह होगा। तो ताश के खेल में बादशाह कै गो? तो 4 गो। हुकुम में भी एगो गुलाम का पत्ता, चीरी में भी एक गुलाम का पत्ता, पान में भी एक गुलाम का पत्ता, ईंट में भी एक गुलाम का पत्ता। तो गुलाम की संख्या कै गो? 4 गो। कहिएगा महाराज सब 4-4 गो? बिल्कुल। नहला 4 गो, दहला 4 गो, छक्का 4 गो, पंजा 4 गो, दुग्गी 4 गो, तिग्गी 4 गो, सब 13 चौका 52। आ जाइए अब एगो फेस कार्ड समझिए। ये फेस कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ताश में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों 12 में टिक मारिएगा। कितना में टिक मारिएगा? 12 में। कहिएगा सर कैसे, तनी समझाइए। तो लीजिए समझाते हैं। फेस कार्ड देखिए, बादशाह, बेगम तथा गुलाम वाला जो पत्ता होता है उसको ताश के गेम में फेस कार्ड कहा गया है। बादशाह, बेगम तथा गुलाम वाला जो पत्ता होता है उसको फेस कार्ड कहा गया है। ठीक है। तो अब बादशाह, बेगम तथा गुलाम हुकुम में भी होगा, चीरी में भी होगा, पान में भी होगा, ईंट में भी होगा। तो चारों डिपार्टमेंट में ये 3-3 पत्ता होगा। तो 3 चौक 12। तो फेस कार्ड की संख्या आपका हो गया कितना प्यारे बच्चों? 12। तो अभी मैंने 10वां क्लास के बच्चों के लिए 10 गो टॉपिक पढ़ाया और लगभग 10 नंबर तैयारी की बात कह दी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत शानदार लगा होगा। अपने तरफ से पूरा एनर्जी लगाकर आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो अगर इतना सूत्र आप अच्छे से याद कर लेते हैं और क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे तो बहुत सा क्वेश्चन आपका बनेगा। हालांकि हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप तभी सीख पाएंगे जब आपको फॉर्मूला की जानकारी हो, सूत्रों की जानकारी हो और परिभाषा की जानकारी हो। जब तक आपके दिलो दिमाग में सूत्रों की जानकारी, परिभाषा की जानकारी ना हो तब तक हिसाब बनाना तो महाराज बहुत दूर की बात है। तो
अब वक्त आ गया है विदा लेने का, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, आपका रिजल्ट अच्छा आए, 2023 में अच्छा रिजल्ट लाकर आप अपने माता पिता गुरु के सपना को पूरा करें। इसमें मुझसे जो हो सकता है मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। आप भी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आप अपने मोबाइल में नहीं रखेंगे तो महाराज किसका चैनल अपने मोबाइल में रख रहे हैं? जरा सोचिए। अगर एक विद्यार्थी हैं तो मेरा चैनल तो आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अगर हमारे वीडियो को देखे हैं तो। मेरे चैनल पर 9th 10th 11th और 12th का वीडियो अपलोड होता है, तो आपका प्यार इस चैनल को मिलना चाहिए, इसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, आपका दिन शुभ हो, आपका रात शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। थैंक यू सो मच।